हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल पॉलिटिकल हब। तो आज हम पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर सेकंड द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि बोर्ड एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि चैप्टर फर्स्ट जो है कोल्ड वॉर एरा वो डिलीट हो चुका है, इसलिए हम चैप्टर सेकंड द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी से स्टार्ट करने वाले हैं। ये 1 मार्क्स क्वेश्चन है जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हाईलाइट एनी वन फीचर ऑफ द मल्टीपोलर वर्ल्ड हैज़ विजुअलाइज्ड बाय बोथ रशिया एंड इंडिया। तो यानी कि जो रशिया और इंडिया हैं वो दोनों ही चाहते हैं कि मल्टीपोलर वर्ल्ड हो, यानी कि वर्ल्ड में किसी की एक की भी हैगीमनी ना हो, मतलब कि बहुत सारे जो हैं सेंटर्स ऑफ पावर के दोनों चाहते हैं इंडिया और रशिया। तो उसका कोई एक फीचर बताओ, मतलब उसमें कोई खासियत बताओ। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? अ मल्टीपोलर वर्ल्ड इज कैरेक्टराइज्ड बाय द कोएग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीपल पावर सेंटर्स इन द इंटरनेशनल सिस्टम। एग्जाम्पल यूएसए, रशिया, चाइना, जापान एक्सेट्रा। यानी कि मल्टीपोलर वर्ल्ड जो है वो इस तरीके का होना चाहिए कि जो अलग अलग सेंटर्स है पावर्स के उनके बीच में क्या हो, कोएग्जिस्टेंस हो, यानी कि वो शांति से रहें इंटरनेशनली। जैसे कि यूएसए, रशिया, चाइना, जापान, ये क्या है, अलग अलग जो है मल्टीपल पावर सेंटर्स जो है अब उभर के आ रहे हैं, तो इनके बीच में क्या होना चाहिए, को एग्जिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, तभी के लोग आपस में मिलजुल के रहें, ठीक है, लड़ाई झगड़ा ना करें ऐसा। और ऑफ कोर्स हमारा इंडिया भी क्या है, एक इनमें से है, एक पावर सेंटर है। और ये क्वेश्चन जो है ऑल इंडिया 2017 में आया हुआ क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बर्लिन वॉल, इसमें थोड़ी मिस्टेक है, वॉर की जगह वॉल आएगा, इज फॉल्स। ये दिल्ली 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट बर्लिन वॉल के लिए गलत है? तो पहला, इट सिम्बलाइज द डिवीज़न बिटवीन द कैपिटलिस्ट एंड कम्युनिस्ट वर्ल्ड। तो बिल्कुल सही बात है, बर्लिन वॉल जो था वो यूएसएसआर ने बनवाया था जिससे कि वो क्या कर सके, जो वेस्ट बर्लिन है जो कि कैपिटलिस्ट सिस्टम को दिखाता है उसको अलग कर सके ईस्ट बर्लिन से जो कि कम्युनिस्ट सिस्टम को शो करता है। इट वॉज बिल्ट इमीडिएटली आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार। यस, तो 1964 में बनाया था, तो वो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में ही था, तो ये भी ठीक है। इट वॉज ब्रोकन बाय द पीपल ऑन 9 नवंबर 1989। ये 9 नवंबर 1989 को लोगों के द्वारा तोड़ दिया गया था, तो ये बात भी बिल्कुल सही है, ये वहाँ की जनता ने ही तोड़ दिया था। फोर्थ, इट मार्क द यूनिफिकेशन ऑफ 2 पार्ट्स ऑफ जर्मनी, यानी कि ये जर्मनी के 2 पार्ट को जोड़ने के लिए बनाया था। तो ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि ये जो है 2 पार्ट्स जो थे जर्मनी के उनको तोड़ने के लिए बनाया गया था, ईस्ट जर्मनी को वेस्ट जर्मनी से सेपरेट करने के लिए बनाया गया था, बर्लिन वॉल बनाई गई थी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट गिवन प्राइमेसी बाय द मेकर ऑफ द सोवियत सिस्टम। तो मतलब कि इनमें से कौन सी चीज़ जो है उस पर फोकस नहीं किया था सोवियत सिस्टम के लीडर्स ने। सबसे पहला, अबॉलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो यस, इस पर फॉलो किया, मतलब इस पर उन्होंने फोकस किया था, क्योंकि वहाँ पे क्या थी, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं हुआ करती थी, पब्लिक प्रॉपर्टी होती थी, जितने भी जो रिसोर्सेज होते थे वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते थे। तो पहला तो इसका आंसर नहीं है। अ सोसाइटी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। तो जो सोसाइटी थी वो किस पे बेस्ड थी, इक्वालिटी के प्रिंसिपल पे, सबके साथ में इक्वल ट्रीटमेंट किया जाता था। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि कम्युनिस्ट सिस्टम की खासियत ही यही है कि वहाँ पे इक्वालिटी होती है। नो अपोजिशन पार्टी टू बी अलाउ, कोई भी अपोजिशन पार्टी नहीं थी, तो ये बात भी बिल्कुल सही है, सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी थी और तो कोई था नहीं अपोजिशन में। नो स्टेट कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी, ये चीज़ गलत है, क्योंकि स्टेट ने जो है पूरी तरीके से इकोनॉमी पे कंट्रोल कर रखा था। इकोनॉमी जो थी वो मार्केट फोर्सेस जो है, डिमांड और सप्लाई, उनके हाथों में नहीं हो करके किसके हाथों में थी, स्टेट के हाथों में। तो ऑप्शन जो फोर्थ है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। और ये क्वेश्चन जो है ये ऑल इंडिया 2016 में आया हुआ है।
डिफाइन बायपोलैरिटी, ये दिल्ली 2015 में आया क्वेश्चन है कि बायपोलैरिटी क्या होती है। तो देखो सिंपल सी लैंग्वेज में हम देखें तो वर्ल्ड जो था वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड था, कैपिटलिस्ट सिस्टम और कम्युनिस्ट सिस्टम। कैपिटलिस्ट सिस्टम जो कि यूएसए ने अडॉप्ट करा था और कम्युनिस्ट सिस्टम जो कि यूएसएसआर ने अडॉप्ट किया था। तो दो जो है पावर होना वर्ल्ड के अंदर, दो सेंटर ऑफ पावर होना, वो क्या है, बायपोलैरिटी है। लेकिन अगर इसको अपन एक डेफिनेशन के फॉर्म में देखें तो इसका होगा बायपोलैरिटी कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टम ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर इन विच द मेजॉरिटी ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक, मिलिट्री एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस इज हेल्ड बिटवीन टू स्टेट्स। ठीक है, तो बायपोलैरिटी एक ऐसा सिस्टम है वर्ल्ड के अंदर जिसमें जो इकोनॉमिक, मिलिट्री एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस जो है वो किसके हाथों में है, दो स्टेट्स के हाथों में है। हाईलाइट एनी वन मेजर डिस्टिंक्शन बिटवीन सोवियत एंड कैपिटलिस्ट सिस्टम, ये ऑल इंडिया 2015 में आया क्वेश्चन है। तो ये तो बहुत कॉमन सी बात है कि देखो कैपिटलिस्ट सिस्टम में क्या था, जो भी रिसोर्सेज थे वो किसके कंट्रोल में होते थे, लोगों के कंट्रोल में होते थे। गवर्नमेंट जो है ना वो इकोनॉमी में बिल्कुल इंटरवीन नहीं करती थी, जबकि कैपिटलिस्ट सिस्टम में, जबकि सोशलिस्ट जो सिस्टम था, फिर कम्युनिस्ट जो सिस्टम था, उसमें पूरी जो इकोनॉमी थी वो किसके हाथों में थी, गवर्नमेंट के हाथों में थी। और पब्लिक ओनरशिप जो थी वो डोमिनेट फॉर्म था ओनरशिप का। आंसर देख लेते हैं। द सोवियत सिस्टम वॉज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी एंड द प्लान इकोनॉमिक कंट्रोल बाय द स्टेट। ठीक है, तो सोवियत सिस्टम था वो किस पे बेस्ड था, इक्वालिटी के प्रिंसिपल पे बेस्ड था। वहाँ पे सब लोगों के साथ में इक्वल ट्रीटमेंट किया जाता था। और प्लान्ड इकोनॉमी जो थी वो स्टेट के द्वारा कंट्रोल की जाती थी। ठीक है, स्टेट मतलब कि जो यूएसएसआर था उसके द्वारा इकोनॉमी कंट्रोल की जाती थी। और इकोनॉमी कैसी थी, प्लान्ड इकोनॉमी थी, जैसे कि इंडिया में थी। ठीक है, इंडिया ने जो प्लान्ड इकोनॉमी का जो आइडिया है वो यूएसएसआर से ही अडॉप्ट किया था। वेरएल्स इन द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जबकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या था, प्राइवेट ओनरशिप जो थी वो डोमिनेंट फॉर्म था ओनरशिप का। जो लैंड है और जितने भी जो प्रोडक्टिव असेट्स हैं, ठीक है, मतलब जो भी है एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, ये सारे जो सेक्टर्स हैं वो किसके हाथों में होते थे, लोगों के हाथों में होते थे। आर ऑन्ड एंड कंट्रोल बाय द कैपिटलिस्ट, कैपिटलिस्ट मतलब कि जो अमीर लोग होते हैं उनके हाथों में थे। हाईलाइट एनी वन कॉन्सिक्वेंस ऑफ शॉक थेरेपी, कोई भी एक परिणाम बताइए शॉक थेरेपी का। ओके, ऑल इंडिया 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखो शॉक थेरेपी जो था, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि शॉक थेरेपी होता क्या है। तो देखो जब कम्युनिस्ट जो सिस्टम था उसका डिसइंटीग्रेशन हो गया था, इट मीन्स यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया था, तो वहाँ पे जो कम्युनिस्ट सिस्टम था उसको कन्वर्ट किया गया था कैपिटलिस्ट सिस्टम में, वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की हेल्प से। तो उसी को बोलते हैं शॉक थेरेपी। कन्वर्जन ऑफ कन्वर्जन ऑफ कम्युनिस्ट सिस्टम इनटू द कैपिटलिस्ट सिस्टम इज शॉक थेरेपी। तो आंसर है इसका, द शॉक थेरेपी रूइन द इकोनॉमी एंड द पीपल ऑफ एंटायर रीजन। द लार्ज स्टेट कंट्रोल इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ऑलमोस्ट कोलैप्स, हैज अबाउट 90% ऑफ इट्स इंडस्ट्रीज पुट फॉर सेल। तो देखो शॉक थेरेपी जो थी उसकी वजह से क्या हो गई थी, उनकी इकोनॉमी जो थी वो पूरी बर्बाद हो गई थी। ठीक है, पहले जो थी ना रशिया की जीडीपी अगर हम देखें तो 1990s में जो थी वो क्या थी, बहुत ज़्यादा कम थी 1980s के कंपैरिजन में। ठीक है, तो उनकी जो इकोनॉमी थी वो पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी थी शॉक थेरेपी की वजह से, और लोगों को भी बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी। ठीक है, जो गवर्नमेंट ने क्या करी थी, जैसे ही सब्सिडीज़ हटा ली थी तो लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा गरीब हो गए थे, माफिया जो था वो इमर्ज हो गया था। और क्या था, देखो कैपिटलिस्ट जो सिस्टम होता है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन। तो यही यहाँ पे किया गया था। जब क्या करा गया, सोवियत सिस्टम की इंडस्ट्रीज़ को प्राइवेटाइज किया गया, तो 90% जो इंडस्ट्रीज़ थी उनको क्या कर दिया गया, सेल कर दिया गया। अब सेल करने से क्या हुआ, तो वो जो जिन लोगों ने उन्हें ख़रीदा उन्होंने बहुत ज़्यादा सस्ते दामों में ख़रीदा था, बहुत महंगी इंडस्ट्रीज़ को बहुत सस्ते दामों में बेच दिया गया था। तो ये क्या थे, कॉन्सिक्वेंसेस थे शॉक थेरेपी के। हाउ वॉज द यूएसए बेनिफिट ऑफ द सोवियत डिसइंटीग्रेशन। अब देखो यूएसए को किस तरीके से फ़ायदा हुआ सोवियत यूनियन के टूट जाने का। तो इसका आंसर है द यूएसए बेनिफिट बाय द सोवियत डिसइंटीग्रेशन ड्यू टू द इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ यूएसएसआर।
तो देखो जो यूएसए था उसको किस तरीके से बेनिफिट हुआ, क्योंकि यूएसएसआर में इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई थी। यूएसएसआर में क्या आ गई थी, इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई थी। The Soviet Union used much of its resources in maintaining a nuclear and military arsenals and developments of its satellite state in Eastern Europe and within the Soviet system। और इकोनॉमिक क्राइसिस क्यों आई थी, क्योंकि वो जितना भी जो पैसा होता था अपना वो किस में खर्च करता था, न्यूक्लियर या फिर मिलिट्री आर्सनल्स को खरीदने में, और अपने जो उसके सैटेलाइट स्टेट्स हैं, मतलब कि जैसे सेंट्रल रिपब्लिक्स हैं, एस्टोनिया है, मतलब ये जो बाल्टिक स्टेट्स हैं उनके डेवलपमेंट के लिए, और ईस्टर्न यूरोप की जो कंट्रीज़ थी जो कि यूएसएसआर की तरफ थी उनके डेवलपमेंट के लिए वो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करता था। तो वो क्या हो गया, इस वजह से सोवियत की जो इकोनॉमी थी वो ख़राब हो गई। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फॉर्मर यूएसएसआर। ठीक है, तो यूएसएसआर का बाद में क्या नाम हुआ, तो देखो यूएसएसआर ऐसे तो है ना 15 अलग अलग जो है रिपब्लिक से मिलके बना था, जिसमें से एक रशिया था, लेकिन है ना जब सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गया था तो उसकी जो भी जो लेगेसी थी वो रशिया ने अपहोल्ड की थी, इसलिए जो फॉर्मर नेम है यूएसएसआर का वो क्या है, रशिया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। For how many years did the civil war continue in Tajikistan and how did it come to an end? कितने सालों तक सिविल वॉर रहा था तजाकिस्तान में और ये कब ख़त्म हुआ। तो देखो जब है ना जो सोवियत यूनियन अलग अलग 15 रिपब्लिक्स में डिवाइड हो गया तो इनके अंदर भी क्या थी, अलग अलग मांगे उठी थी कि हमें ना और अलग अलग देशों में डिवाइड किया जाए, तो इसकी वजह से वहाँ पे सिविल वॉर्स रहे थे अलग अलग कंट्री में। ठीक है, जैसे तजाकिस्तान में भी थे, उज़्बेकिस्तान में भी थे, इनफैक्ट रशिया में भी थे। ठीक है, तो तजाकिस्तान में सिविल वॉर कितने टाइम तक रहा था, तो वो 10 ईयर्स तक रहा था और ये 2001 में एंड हो गया था। 1991 में तो आज़ादी हुआ था, तो उससे 10 ईयर्स आप काउंट कर सकते हो, तो 2001 हो जाएगा। Question number 10. The transition from an authoritarian socialist system to a democratic capitalism was influenced by the World Bank and International Monetary Fund. What was this transaction known as? तो देखो ये वही बताया है, इसमें क्या दी है, शॉक थेरेपी की डेफिनेशन दी है कि जो सोशलिस्ट सिस्टम जो था उसको किस में चेंज कर दिया गया था, डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम में चेंज कर दिया गया था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक की हेल्प से। तो इस ट्रांजैक्शन को क्या बोलते हैं, तो सिंपल सी बात है, इसे क्या बोलते हैं, शॉक थेरेपी बोलते हैं। और ये ऑल इंडिया 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। Which two republics of USSR have had violent secessionist movement at the time of its disintegration? तो जब सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हो गया था तो उसके बाद में दो रिपब्लिक्स जो थे उनमें वायलेंट सेक्शनिस्ट मूवमेंट्स हुए थे, तो वो कौन से हैं, तो इसका आंसर होगा चचन्या एंड दागिस्तान। ये दो रिपब्लिक्स थे यूएसएसआर के जिनमें इस तरीके के मूवमेंट्स हुए थे। अब क्वेश्चन नंबर 12। हैज़ अ रिजल्ट ऑफ शॉक थेरेपी to which economic system each state of Soviet bloc was gradual to be absorbed। ठीक है, तो शॉक थेरेपी जो लाई गई थी उसके इकोनॉमिक सिस्टम में, तो शॉक थेरेपी की वजह से जो जितने भी क्या थे सोवियत सिस्टम के जो रिपब्लिक्स थे, मतलब कि सोवियत सिस्टम जब डिसइंटीग्रेट हो गया था तो जितनी भी कंट्रीज़ बनी थी उन कंट्रीज़ को कौन सी सिस्टम है एब्सॉर्ब करना था। तो देखो दो ही सिस्टम है, कैपिटलिस्ट या कम्युनिस्ट। अब कम्युनिस्ट तो वो पहले ही थे जिसकी वजह से तो डिसइंटीग्रेशन हुआ था, तो फिर उन्हें कौन सा करना पड़ा, कम्युनिस्ट सिस्टम एब्जॉर्ब करना पड़ा शॉक थेरेपी की वजह से। हैज़ अ रिजल्ट ऑफ शॉक थेरेपी ईच स्टेट ऑफ द सोवियत ब्लॉक वॉज ग्रेजुअल टू बी एब्सॉर्ब इन द कैपिटलिस्ट सिस्टम। तो उन्होंने कैपिटलिस्ट सिस्टम एब्सॉर्ब कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 13। ऑन विच आइडियोलॉजी वॉज द कैपिटलिस्ट सिस्टम बेस्ड। तो कैपिटलिस्ट सिस्टम किस पे बेस्ड था, सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म पे। The Soviet political system was based on the ideology of socialism and communism. Mention the question number 14. Mention the name of the Eastern Alliance led by the Soviet Union. तो देखो सोवियत यूनियन और जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी उन्होंने मिलकर एक अलायंस बनाया था जिसका नाम था वॉर्सो पैक्ट। ठीक है, और यूएसएसआर इसका लीडर था। तो आंसर क्या होगा, वॉर्सो पैक्ट वॉज द नेम ऑफ ईस्टर्न अलायंस लेड बाय द सोवियत यूनियन। तो इस तरीके से जो हमारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है 1 मार्क्स के वो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अगर आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चंस और आपको 4 या फिर 6 मार्क्स के क्वेश्चंस की वीडियो भी चाहिए तो प्लीज़ आप
कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। एंड मेरे चैनल का नाम है पॉलिटिकल हब, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।